हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं की लर्निंग्स फ्रॉम द आरबीडब्ल्यूएम पेपर ऑफ अक्टूबर 2023 जैब सेशन। देखिए, जो लोग जैब एग्जाम अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और मई 2024 में या फिर अक्टूबर 2024 में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो आरबीडब्ल्यूएम पेपर कंडक्ट करवाया गया है आईबीएफ द्वारा अक्टूबर 2023 सेशन में, उन सब में कौन सी ऐसी की लर्निंग मिलती है जिनको ध्यान में रख के हम अगले एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी पेपर की एनालिसिस करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस मॉड्यूल की कितनी वेटेज थी। जैसे आप अगर हम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का सिलेबस देखें तो यहाँ पे 4 मॉड्यूल हैं। तो यहाँ पर जो चारों मॉड्यूल हैं उनमें पहला मॉड्यूल तो काफी छोटा है, एक सिर्फ 4 चैप्टर है पहले आपके मॉड्यूल में, लेकिन बी मॉड्यूल काफी बड़ा है और सी और डी भी ठीक ठीक मॉड्यूल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पेपर की वेटेज भी देखूं तो पेपर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मॉड्यूल बी से देखने को मिलेंगे। देखिए, एक एवरेज नंबर है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हमारे पास इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पेपर जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं देखते हैं। एक बच्चों के जो मैसेज होते हैं उनके बेसिस पे ही हम एक अजम्पशन बनाते हैं। तो यहाँ पर मॉड्यूल ए से अराउंड 10 के आसपास क्वेश्चन थे, मॉड्यूल बी से अराउंड 40 क्वेश्चन थे अक्रॉस ऑल 3 शिफ्ट, और मॉड्यूल सी और डी से 20 के आसपास क्वेश्चन थे। तो दिस इज द वेटेज ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल। तो जो लोग 2024 में इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए क्लियर मैसेज है कि आपको मॉड्यूल बी को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा और मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी को भी लेकर चलना पड़ेगा। मॉड्यूल ए थोड़ी बेसिक थ्योरी है रिटेल बैंकिंग के बारे में, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट ये थ्योरी आपको हेल्प करती है बाकी की चीजें समझने में। तो थोड़ा बहुत हर एक मॉड्यूल को कवर करके चलो ताकि सिंपल क्वेश्चन किसी भी मॉड्यूल का गलत ना हो। देखिए, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि आपको 100 के 100 नंबर लेकर नहीं आने, आपका टारगेट है 50+ मार्क्स से स्कोर करना। तो जो भी सिंपल क्वेश्चन आईबीएफ आपसे पूछ रहा है वो आपका ठीक होना चाहिए, तभी आपके 50+ मार्क्स आएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हर मुश्किल क्वेश्चन तो हर बच्चे का गलत होने वाला है, हर दोस्त का गलत होने वाला है, या फिर वो बहुत अगर प्रैक्टिस करके आ रहा है तभी उनका ठीक होगा वो, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को टारगेट ना करने के बजाय आप सिंपल क्वेश्चन ठीक करने की कोशिश करो, तभी आपका जैब एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो दिस इज द वेटेज ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल फ्रॉम द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं की लर्निंग्स की। देखिए, पहली लर्निंग तो यह है कि भाई आईबीएफ अब अपना पेपर थोड़ा टफ करता जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ईजी है और एक दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ के मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा, अब वो सिचुएशन शायद नहीं रही है। तो यहां पर अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी और आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और पेपर का लेवल अब मॉडरेट टू टफ लेवल है, इजी पेपर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात की पेपर लेंथी है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें अक्रॉस दी पेपर्स, अगर मैं एफएम की बात करूं, आईई एंड आईएफएस की बात करूं, पीपीबी की बात करूं, तो हर एक पेपर में एक चीज जो हमने कॉमन नोट करी है कि पेपर बहुत लेंदी हो रहे हैं। कहीं तो पेपर का जो क्वेश्चन का नेचर है वही बहुत लेंदी है कि आपको एक स्टेटमेंट दी, उसके नीचे 7-8 पॉइंट है, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एक तो ये लेंदी वाला पॉइंट है, और दूसरी बात की कई बार ऑप्शन ही बहुत लेंदी है। आपको स्टेटमेंट 4-4 लाइनों की, 5-5 लाइनों की देखने को मिल रही है। इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और फिर सॉल्व करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारी यह है कि पेपर लेंदी है, ठीक है, आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगेन मेरा जो 5वां पॉइंट है वो इसी से आपका मर्ज करेगा कि प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आप विदाउट प्रैक्टिस इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आपको पेपर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पेपर लेंदी लगेगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट पुअर हो सकती है, या फिर आप लोग उन क्वेश्चन को पढ़ते टाइम थोड़ा सा लॉस्ट फील करोगे। लॉस्ट इन द सेंस कि आप जब जैसे 4 स्टेटमेंट दे रहे, 4 लाइनों की स्टेटमेंट है, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो उनको समझने के लिए, उससे एक वैल्यूएबल आउटपुट निकालने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से डेवलप होनी चाहिए। अगर आप पहली बारी वो 4 स्टेटमेंट पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको डिफिकल्टी फील होगी, ठीक है। बहुत लोगों ने ये बात बोली है कि भाई एकदम पेपर में 4-4 स्टेटमेंट, 4-4 लाइनों वाली स्टेटमेंट के ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, हर को पढ़ना और समझना, फिर सही ऑप्शन तक पहुंचना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके लिए प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपकी हेल्प होगी। और दोस्तों, एक और बात यहां पर मैं कहूंगा कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। अगेन कई बार हम जो जल्दीबाजी में पेपर सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि भाई इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है और उसको लगा देते हैं आंसर की फॉर्म में, और बाद में हमें पता लगता है कि भाई क्वेश्चन तो गलत हो गया। अब ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा कि भाई एग्जामिनर ने हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। तो यहां पर एक बात आपने बहुत ध्यान रखनी है कि आपने ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और नॉट करेक्ट की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एक और बात कि क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, ऐसा नहीं था कि पेपर
कुछ एलियन टॉपिक्स में से आ गया या फिर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ गया, कहीं ना कहीं पेपर प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स में से था। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से क्वेश्चन थे, वेल्थ मैनेजमेंट से 4 क्वेश्चन थे, प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 क्वेश्चन थे, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर 4-5 क्वेश्चन थे, एटीएम्स हो गया जिसमें नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो गया, ठीक है, एनपीसीआई हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन थे। तो ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जिनको हम हमेशा से आपको इंपॉर्टेंट बताते आ रहे हैं। तो इन्हीं टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आए भी हैं। अगर मैं इन 6 टॉपिक की बात करूं तो इन 6 टॉपिक से अराउंड 30 मार्क्स का पेपर था एग्जाम में। तो अगर आपने ये 6 टॉपिक्स ढंग से पढ़ लिए होते तो आपके 30 मार्क्स तो पक्का फिक्स हो जाते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरी बुक कवर करने में जाते हैं। देखो अगेन, बुक कवर करना उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका बेस थोड़ा वीक है और जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा स्मार्ट खेलना चाहते हैं उनके लिए 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पहले भी बताए थे। अगर आप इनको पढ़ के जाएं तो आप एक अच्छा स्कोर लेकर आने में अपने आप को कैपेबल मानेंगे, ठीक है। देन दोस्तों, मॉड्यूल बी एंड सी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अगर स्मार्टली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, कम टाइम में कंपोनेंट को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल के साथ इस कंपोनेंट को क्लियर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। पहले तो हमें पूरे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक मॉड्यूल में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर मैं पेपर के एनालिसिस की बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आया है। और देखो कुछ टॉपिक ऐसे थे जो करंट अफेयर बेस्ड भी थे, हम कह रहे थे कि भाई इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देन यूपीआई 123 एक नई स्कीम आरबीआई की, यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वैलेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक्स आपको पेपर में देखने को मिले हैं जो कि प्रेडिक्टेबल थे। ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ही डिफिकल्ट पेपर या फिर कोई ऐसे टॉपिक जो हमने सुने ही नहीं थे उनसे क्वेश्चन पूछ लिया या फिर बहुत डीप में से क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं था। पेपर डीप नहीं था। अकाउंट एग्रीगेटर हमने पढ़ा हुआ है, हमने सिंकिंग फंड के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, देन हमने सीआरएम के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने जो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में पढ़ा हुआ है। तो वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब देखो, एक जब मैं एनालिसिस की बात करता हूं तो हमें यह भी देखना होगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या था। देखिए यहां पर अगर मैं क्वेश्चन के नेचर की बात करूं तो यहां पर हमारे पेपर में लगभग 4 से 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, ठीक है। न्यूमेरिकल वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट कंडीशन यही थी कि आपको उसका बेसिक आइडिया हो। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा हुआ था, कुछ केस स्टडीज थी। फॉर एग्जांपल ये पूछा होता कि अगर मान लो आपने किसी बैंक से 20 लाख का लोन लिया है, ठीक है, 10 साल के लिए आपने लोन लिया, 8.5% टेन्योर था, आप सीनियर सिटीजन हो, आपको 0.5% की रिबेट और मिल गई। और उसके बाद क्या हुआ कि ओवर द 10 ईयर पीरियड जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो गया। तो अब उसको बैंक किस तरीके से मैनेज करेगा, अब ये केस स्टडी थी वहां पर। तो ऐसे केस स्टडीज आपको एग्जाम में लगभग अगेन 5 से 6 देखने को मिल रहे थे, जो कि लेंथी भी थे लेकिन सॉल्वेबल थे। ऐसा नहीं था कि आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप बैंकिंग लाइफ में हो, आप डेली वो काम कर भी रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं थे। देन वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी थे काफी, कि सिंकिंग फंड क्या होता है, वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, इनमें से कौन सा की एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का स्ट्रक्चर देखूं तो मिडल ऑफिस क्या काम करता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो यहां पर पेपर मॉडरेट टू टफ है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ के गए थे तो आप इस पेपर को क्लियर करने में कैपेबल थे, ठीक है। दिस वॉज माई ओवरऑल लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हम अगर आगे आरबीडब्ल्यूएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए पहली और इंपॉर्टेंट बात कि भाई आपको बुक थॉरोली प्रिपेयर करनी पड़ेगी। पेपर अभी भी बुक से ही आ रहा है, सीधी सीधी स्टेटमेंट कॉपी करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप बुक को अवॉइड नहीं कर सकते। बुक आपका प्राइमरी सोर्स है प्रिपरेशन का, उसके ऊपर आप लेयरिंग कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो से, यूट्यूब सेशन से या फिर किसी कोर्स से। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप 2024 में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं तो आप एक बात अपने दिमाग में पक्का डाल लीजिए कि बुक आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़नी पड़ेगी। आधे घंटे पढ़िए, पौने घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए पक्का। सेकेंड पॉइंट ये है कि कंसेप्ट को समझिए। देखिए पेपर में आपसे अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो फैक्चुअल क्वेश्चन वाला टाइम खत्म हो गया। तो यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई डाटा के बेसिस पे पेपर में नंबर ले लेंगे, तो वो नहीं होने वाला। और अगेन डाटा कितने याद कर लोगे। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो पेपर में स्कोरिंग के चांसेस ज्यादा हैं। देन थर्ड, रिवाइज। दोस्तों रिवीजन इज मस्ट। अब ऐसा नहीं है कि देखो हम रिवाइज नहीं करेंगे तो पेपर में काम चल जाएगा, एक दिन पेपर देखे ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को पक्का रिवाइज करना पड़ेगा। एंड दोस्तों प्रैक्टिस इज मस्ट, और मॉड्यूल बी एंड सी इज द किंग, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इन मॉड्यूल को आप प्रायोरिटी में प्रिपेयर कर लो, बाकी मॉड्यूल नहीं भी प्रिपेयर करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल की लर्निंग फ्रॉम द पेपर ऑफ आरबीडब्ल्यूएम फॉर द अक्टूबर 2023 सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरा आपसे एक ही जो है सजेशन है, आपके लिए एक ही सजेशन है कि थोड़ा सा प्लान करना शुरू कर दो इस प्रिपरेशन को, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो पेपर ऐसे नहीं रहे कि आप लास्ट मोमेंट में तैयारी करके निकाल लोगे। वो तो इस बार लगभग 14 दिनों का गैप आपको मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मई में और अक्टूबर में अगेन ये 14 दिनों का गैप मिलेगा बिटवीन एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम पेपर। तो प्री प्लानिंग इज द मस्ट पॉइंट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द आरबीडब्ल्यूएम एग्जामिनेशन फॉर द अपकमिंग 2024 सेशन। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी आपका प्रॉब्लम है रिगार्डिंग जैब एग्जाम प्रिपरेशन, कैब एग्जाम प्रिपरेशन, आप लोग हमें मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर, या आप हमें एक जो है कॉल कर सकते हैं 8146207241। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका पेपर क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।